नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। काव्य पाठ जो लोगों के बीच काफ़ी सुना जाता है और सराहा भी जाता है, और उसमें भी जब वीर रस की बात हो। आज हमारे साथ इटावा से एक ऐसे ही कवि हैं जो वीर रस के लिए जाने जाते हैं और युवाओं में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, राम भदावर सिंह जी। सर, आपका स्वागत। विंध्या टाइम्स के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं। विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि आज मैं रीवा में हूं और आप लोगों ने जिस हिसाब से मुझे वरीयता दी है उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कई रचनाएं होंगी जो दर्शकों के बीच काफ़ी पसंद की जाती हैं, सुनी जाती हैं, और कविता सुनने से ज्ञान भी काफ़ी बढ़ता है। लेकिन एक रचना आप बताइए जो आपको लगता है कि इसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है, उसे आप सुनाएंगे क्या? ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, वो इसलिए कि एक रचनाकार को एक पिता को अपने सारे ही बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैंने जो माता पद्मावती पे खंड काव्य पिछले दिनों लिखा है वो काफ़ी चर्चित रहा। एक परिवार पे बड़ी लंबी श्रृंखला की रचना है, वो भी काफ़ी चर्चित रही। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ छंदों के लिए भी मैं जाना जाता हूँ। तो इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन अब तक की कृतियों में अगर सर्वश्रेष्ठ स्थान मुझे मेरी नज़र में देना होगा तो मैं कहूँगा कि मेरी परिवार वाली रचना है, वो समाज को सुननी चाहिए और काफ़ी हद तक सुनी भी गई है। एक वीर रस के कवि होने के नाते आप हमेशा देशभक्ति से ओतप्रोत रहते होंगे, लेकिन एक जो अमूमन ये चर्चा रहती है कि वीर रस के जो कवि रहते हैं वो पाकिस्तान का जिक्र किए बिना अपना काव्य पाठ पूरा नहीं करते। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, पिछले 70 वर्षों में 72 वर्षों में आज़ादी के बाद ये धारणा बन गई है, क्योंकि हमारा सबसे नज़दीकी दुश्मन पाकिस्तान है। और पिछले 70-72 सालों में जिस प्रकार के क्रियाकलाप पाकिस्तान के रहे और उसके जवाब में जो हम लोगों ने काम किया, उसके लिए दुश्मन के रूप में अगर दुश्मन की उपमा देनी है तो पाकिस्तान को दे दूँ। लेकिन अब समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और नए रचनाकार ऐसा नहीं कर रहे हैं। वीरत्व का मतलब किसी एक देश या किसी एक दुश्मन से नहीं है। जीवन के विभिन्न आयामों पे, चाहे वो किसी भी स्तर के आयाम हो, वहाँ पे आपको अपनी ऊर्जा को जहाँ भी उत्तेजित करना होता है, जहाँ भी प्रोत्साहित करना होता है, जहाँ पे आप स्वयं को हारा हुआ मान लेते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ पे अचानक से आपको किसी न किसी कवि की 4 पंक्तियाँ आपके जहन में आ जाएंगी और वो आपको काम करने के लिए दोबारा से इच्छा शक्ति प्रकट कर देंगी। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। अच्छा, मौजूदा समय में आप ऐसा क्या देखते हैं कि वीर रस में कि देश में जो समस्याएं हैं उसको लेकर कैसे काव्य पाठ किया जाए जिससे देश के भीतर जो खामियां हैं वो दूर हो सके? ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये मैं अमूमन मंचों से कहता हूँ कि आने वाले समय में और अभी भी ये भार हमें और आपको बराबर बराबर मात्रा में उठाना पड़ेगा। जब भी हम 10 रुपए की कॉपी खरीदने चले जाते हैं तो उसमें पीछे लिखे रहते हैं मौलिक अधिकार। ये देश की विडंबना है कि मौलिक दायित्वों की बात ना तो मैं कर रहा हूँ, ना और कोई कार्य क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कर रहा है। हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र को तय करना होगा और मेरे आकलन की, मेरे सोचने समझने की जो परिधि है उसमें केंद्रित विषय जो है वो यही है कि देश में प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारतवर्षीय को राष्ट्रीय चरित्र कैसे तय किया जाए, मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये मुझे तय करना पड़ेगा। वीर रस की कविता में आने से मतलब मेरा एक सीधा सवाल है आपसे कि प्रेम की कविताएं भी पसंद की जाती हैं, श्रृंगार की कविता पसंद की जाती है, वीर रस में आने का कैसे सोचा आपने? डायरेक्ट वीर रस में क्या सोचकर आप वीर रस में कूद गए? पात पात की कतर निराली, हाथ में कैंची कहीं नहीं, ये पंक्तियाँ ईश्वर को संबोधित करते हुए कही जाती हैं। सबका अपना चिंतन है, सबका अपना सोचने समझने का क्षेत्र है। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ मैं इस आपके प्रश्न के लिए कि सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। इस मानव शरीर में रहते हुए और आज के वातावरण में प्रेम करना संभव नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो अवतार ही लेना पड़ता है और इसके दिखावे में
चाहे जीवन के अनंत आयामों पे, आर्थिक पक्ष हो, चाहे स्वार्थ हो, चाहे और भी ये मानसिक शरीर, ये शारीरिक ज़रूरतें हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भावनात्मक ज़रूरतें हैं, ये ठीक है, संसार इसी से चलेगा, बहुत आवश्यक है, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब देश रहेगा। लेकिन प्रेम के कवि तो हैं, अच्छा काव्य पाठ करते हैं। उनका अपना सोचने समझने की उनका एक क्राइटेरिया है, वो उसी के अंतर्गत सोच रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है। अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सबकी आवश्यकता है। दिन है तो रात है और ठंडा है तो गर्म भी है। तुम जीवन के उद्गार लिखो, मैं लिखूं हिमालय की चोटी। तुम सामाजिक विस्तार लिखो, मैं लिखूं गरीबों की रोटी। तुम प्रेयस की चूड़ी बिंदिया कानों के कुंडल लिख देना, तुम प्रेयस की चूड़ी बिंदिया कानों के कुंडल लिख देना, तुम अधरों की मुस्कान और सारा मुखमंडल लिख देना। तेरे सुकंठ के गीत सदा गंगा जल जैसे पावन हो और मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आवाहन हो। मेरा आखिरी सवाल, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कविताओं के प्रति उनका रुझान बढ़े और नए नवाचार हों? आप क्या कहेंगे इस विषय में? कविता को लेकर के युवाओं से मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि अभी के समय में जो कविता को सीधे तौर पर मनोरंजन से जोड़ दिया गया है, ये सबसे बड़ा गलत कार्य हो रहा है समाज में। क्योंकि आप देखो, मैं कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, वहाँ पे जो श्रोता आता है, अधिकांशतः उनमें से बहुत ज़्यादा प्रतिशत ऐसे श्रोताओं का है जो वहाँ पे सिर्फ मनोरंजन करने आए हैं। उनको पता है कि अभी कवि आएगा और वो हमको हंसाएगा, वो हमको कविता सुनाएगा और ये सिर्फ मनोरंजन का विषय है। आपके माध्यम से और आपके दर्शकों से या आपके श्रोता जो मुझे देखेंगे और सुनेंगे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कविता मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हृदय परिवर्तन का विषय है। आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी को ये इंकित करना पड़ता है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ये मनोरंजन की बात नहीं है, ये सीधा सीधा संदेश भारत के नव युवाओं को है, आने वाली पीढ़ियों को है कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लड़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती। हम सब संघर्ष के दौर में हैं और हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम कितना समय अपने आप को समझने में ले लें। जब भी आप इस धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियति उसको क्या बनाना चाहती है, ये पहले दिन से तय होता है और आखिरी दिन तक तय रहता है। हमें ये देखना होगा, भारत के नवयुवाओं को ये देखना होगा कि तमाम साहित्यकारों को, रचनाकारों को पढ़ें और पढ़ने के बाद में एक बार पढ़ें तो सही, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदला हुआ नजर आएगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से। तो ये थे हमारे साथ युवा कवि राम भदावर सिंह जी, जिन्होंने काव्य पाठ को लेकर काफ़ी अच्छी बातें कही जो आपको बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।